प्रणाम। लिव 16 लुक 16 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आज एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के बारे में चर्चा करते हैं। और हमारे साथ एंड नाम की एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स जुड़ी हुई है, जो हमारे इस कार्यक्रम को समझती है, प्रमोट करती है, बताती है लोगों को इस बारे में और इन टेक्नोलॉजीज को उपयोग करती है। तो हम लोग लिव 16 लुक 16 के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ये लिव 16 लुक 16 का प्रोग्राम है और सनातन धर्म, सनातन कल्चर, सनातन प्रक्रिया, सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता, उसके ऊपर हम लोग उन टेक्नोलॉजीज को खोज कर लाते हैं और आपको बताते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बैठे हैं और ये जो मोर का पंख है ये अनिकेत रडार कहलाता है और ये ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशंस को, स्वर्ग की, नर्क की, मतलब हर तरह की वाइब्रेशंस यहां से चलती हैं। अब आप अपने आप को इन सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज का यूज करके स्वर्ग की वाइब्रेशंस को अपने घर में बुला सकते हैं, अपने मकान में बुला सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं, अपने परिवार में उन वाइब्रेशंस को बुला सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर अनिकेत रडार का रिसीवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और विधिवत इंस्टॉल करना पड़ेगा और विधिवत उसको यूज करना पड़ेगा। जब भी आप यूज करेंगे तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा और अगर घर पूरा का पूरा परिवार यूज करता है तो पूरे घर को वाइब्रेशंस मिलने लगेगी। तो इन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। कुच्छल एंटीना जैसे प्रोडक्ट हैं जो अपने लिए हैं और अनिकेत रडार जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो घरों में यूज किए जाते हैं या ऑफिसेज में या बिल्डिंग्स में, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में यूज करे जा सकते हैं। तो वो बात कर रहे थे हम लोग, लिव 16 लुक 16 की बात कर रहे थे। तो आज हमें जो आया, एक सवाल आया पब्लिक से हमारे पास कि सर एक शब्द होता है एलिजिबिलिटी, एक शब्द होता है ऐशोनिधि। ऐशोनिधि क्या है? ऐशोनिधि है मेंटल वेल्थ। अब ये मेंटल वेल्थ क्या है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है वैसे, पर आज का जो टॉपिक है वो, जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। तो हम लोग स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी भी कुछ होता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर चर्चा शुरू करी गई है आज से। कल ये सवाल आया मेरे पास, चर्चा हो रही थी चंडीगढ़ में महावीर गोयल जी से। उनसे जब भी चर्चा होती है कोई ना कोई नई चीज निकल करके आती है। तो ऐसे ही बात बात में निकल के आई कि ये स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए होती है
इसके लिए फिर हमारे पास रेफरेंस है डिफेंस। आर्मी में हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इनफैक्ट जैसे ये बात आई कि आर्मी में हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो फिजिकल एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। प्राइमरीली फिजिकल एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है प्राइमरीली। फिर उसके बाद दूसरा जो उसमें होता है, एक लेवल है अग्निवीर का, बहुत ही कमाल का लेवल है। उसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी को तो चेक किया ही जाता है, साथ साथ में मेंटल एलिजिबिलिटी को भी चेक किया जाता है। बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप बहुत हाई है। मतलब मैं हैरान हूं कि अग्निवीर जैसे प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले लेते हो, 4 साल का प्रोग्राम है मात्र, और आपको 30,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने 30,000 रुपए स्कॉलरशिप। वर्ल्ड का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो इतनी स्कॉलरशिप देता हो एक इंसान को। पर कंडीशंस हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और मेंटल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आईआईटी में एडमिशन लेना है आपको। अब एलिजिबिलिटी की बात आ रही है तो हमने आईआईटी में एडमिशन लेना है। मान लो आप अपने चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी में एडमिशन लेने लायक हो जाए, तो क्या उसके पास मेंटल एलिजिबिलिटी है इतनी? तो आईआईटी जैसे एग्जाम में हम लोग क्या चेक करते हैं? मेंटल एलिजिबिलिटी। मतलब आईआईटी वाले चेक करते हैं, हम लोग तो क्या करेंगे। बट प्रोफेसर हूं मैं भी, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहा हूं और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने काम किया है। और इंजीनियर्स को, उनकी एजुकेशन को इंडस्ट्री वर्दी बनाना मेरा काम था। इसलिए इंडस्ट्री का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जानकारी है, और मैंने अपनी फैक्ट्री भी चलाई है, तो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहा हूं। खैर, ये अलग बातें हो गई। हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी की। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी हमें आर्मी जैसे, डिफेंस, पुलिस फोर्स, इन सब सिक्योरिटी सर्विसेज में फिजिकल एलिजिबिलिटी को बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट 80% फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, फिटनेस। और जब हम डेस्क वर्क की बात करते हैं, यानी डिजाइनिंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हमें मेंटल एलिजिबिलिटी की ज्यादा जरूरत है। 80% मेंटल एलिजिबिलिटी चाहिए, 80%। और मेंटल एलिजिबिलिटी एंड मेंटल एफिशिएंसी पुट टुगेदर मेक्स इट एशोनिधि। एशोनिधि क्या है? एशोनिधि है कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एलिजिबिलिटी एंड मेंटल एफिशिएंसी। जबकि फिजिकल एलिजिबिलिटी और फिजिकल एफिशिएंसी के लिए कोई लेवल नहीं है। ये फैंसी, विम्स एंड फैंसी पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयर के। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं कि फिजिकल जब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, तो वो विम्स एंड फैंसी पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयर के। जबकि बाकी सभी कामों में जहां एशोनिधि की जरूरत है, वहां पर मेंटल एलिजिबिलिटी एंड मेंटल एफिशिएंसी काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, तभी अग्निवीर जो डिफेंस में, आर्मी में एडमिशन लेने के लिए अग्निवीर का कोर्स तो कंपलसरी कर देना चाहिए। उसमें आपकी मेंटल एलिजिबिलिटी एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी दोनों देखी जाएंगी और वही काम करेंगी, दोनों देखी जाएंगी। जबकि फिजिकल एलिजिबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी एलिजिबिलिटी और एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो इसलिए जहां पर भी रिक्रूटमेंट सिर्फ एलिजिबिलिटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी पर होती है, तो आप अपने बच्चे को उसके लिए तैयार ना करें। अपने बच्चे को तैयार करें जहां पर दोनों चीजों की दोनों जरूरत होती हो। वहीं आपकी एलिजिबिलिटी लोगों को समझ में आएगी, एम्प्लॉयर को समझ में आएगी। अगर आप खाली फिजिकल एलिजिबिलिटी पर जाएंगे तो आपके पास कोई वो नहीं है, आप दूसरों पे हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। हमेशा अपनी उसके लिए, लिविंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। अगर आप सिर्फ
फिजिकल एलिजिबिलिटी पर निर्भर करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी फिर भी मेजरेबल है, लेकिन फिजिकल एलिजिबिलिटी का कोई पैरामीटर नहीं है। जो एम्प्लॉयर की विम्स एंड फैंसी है वो जो मर्जी रख सकता है, जब मर्जी बदल सकता है। तो मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अग्निवीर बनाएं या ना बनाएं, पर अग्निवीर पथ पर जरूर चलाएं, बनने के पथ पर जरूर चलाएं। उससे आपकी मेंटल एलिजिबिलिटी एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी दोनों का विकास होगा, तो आपका बच्चा बेटर बनेगा। सॉरी, हम बात कर रहे थे, एक्चुअली एलिजिबिलिटी समझाना जरूरी था, क्योंकि हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी भी कुछ होता है, आज तक पता ही नहीं था इसका। और स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी का पता क्यों नहीं था? क्योंकि आकाश तत्व के ऊपर कोई रिसर्च नहीं थी, कोई काम नहीं हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया। फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जबकि हवा जो हम यूज करते हैं हर समय, एवरी मोमेंट, वो फिजियो वर्चुअल का पार्ट है। अग्नि फिजियो वर्चुअल का पार्ट है। हम जो देखते हैं अग्नि, वो अग्नि नहीं है, वो प्रकाश है, अग्नि का परिणाम है। अग्नि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अग्नि शीतल भी होती है और हॉट गर्म भी होती है। सूर्य और चंद्रमा, अगर सूर्य मान लो नहीं है तो अग्नि नहीं है, ऐसा नहीं है। सूर्य में प्रज्वलित अग्नि है। प्रज्वलित अग्नि यानी प्रकाश दे रही है जो अग्नि। चंद्रमा में भी प्रज्वलित अग्नि है, पर वो कोल्ड ठंडक देती है। चंद्रमा की अग्नि ठंडक देती है और सूर्य की अग्नि गर्माहट देती है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से बात करेंगे तो आपको बताएगा वो कि पानी का टेम्परेचर जब 4 डिग्री से कम हो जाता है तो उसका अग्नि तत्व बढ़ जाता है। और मुझे पता नहीं है, पता भी है लोगों को, फिर भी नहीं मानते इस बात को, मतलब समझ ही नहीं रहे इस बात को कि पानी का टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो उसकी अग्नि तत्व बढ़ने लगता है, तभी वो जमने की तरफ जाता है। बर्फ से सिकाई करी जाती है, क्यों करी जाती है? सिंपल, कि बर्फ से सिकाई करी हुई बोन्स को फायदा देती है, मसल्स को नहीं देती है। मसल्स के लिए आपको गर्म सिकाई करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ है। खैर, तो बर्फ की जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और माना जाता है कि उसमें चंद्रमा की एनर्जी आ जाती है, पर वो गलत है, वो आती नहीं है। ब्लू ब्रिजो एनर्जी बर्फ में नहीं आती है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है। तो शीतल अग्नि जो है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी कहलाती है, और जो हॉट एनर्जी है, जो गर्म एनर्जी है, वो पीताम्बरो एनर्जी कहलाती है। पर इनके टाइमिंग्स हैं। सूर्य पीताम्बरो एनर्जी रिलीज करता है 4 बजे से 7 बजे तक, पर एरिया डिपेंडेंट है। तो मोस्टली सनराइज से 1-1.5 घंटा पहले। पर एक्चुअली सूर्य जो है 4 बजे से 7 बजे तक हर एरिया के 4 to 7 मॉर्निंग, और चंद्रमा 4 to 7 इवनिंग, और फिर रात को 12:15 बजे। मतलब चंद्रमा की खासियत यह है कि पीताम्बरो एनर्जी तो सिर्फ सुबह रिलीज होती है 4 बजे से 7 बजे तक, 7:12 तक। एक्चुअली सही प्रिसाइजली बताऊं तो 3:36 से लेकर के और 7:12 तक, प्रिसाइज कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन मून एनर्जी जो है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी, वो रिलीज होती है 4 बजे से 7 बजे तक सर्वोत्तम, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत यूजफुल है, लड़कियों के लिए बहुत यूजफुल है। और रात को 12:15 से लेकर के और 3:36 तक
12:15 से लेकर के 3:36 तक ना, हाँ, 3:36 तक जो एनर्जी है वो महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल है। सिंगल पति वाले महिला या जिनका कृष्णांश से ब्याह हुआ हो पैदा होते ही, कृष्णांश को जो समर्पित कर दी गई हो पैदा होते ही, तो उनको बहुत फायदा देती है वो एनर्जी। ब्लू ब्रीजो की बात कर रहा हूं मैं, तो ब्लू ब्रीजो एनर्जी काफी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, पर थोड़ा अलग अलग एज के हिसाब से और कुछ और पैरामीटर्स हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। रिसीव करी जा सकती है, पॉसिबल है डेफिनेटली। तो हम लोग स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ये एनर्जी की बात कहां से आ गई? नेचुरली एलिजिबिलिटी बिना एनर्जी के कैसे होगी? तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी क्या है? स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी में 3 पैरामीटर आते हैं। एशो कोशेंट इसका वो है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी के लिए, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल एफिशिएंसी। तो इसके लिए जो आपका पैरामीटर है वो एशो कोशेंट है, जिसमें मेंटल वेल्थ, एशोनिधि, ई स्क्वेयर कोशेंट, लर्निंग एफिशिएंसी, परफॉर्मिंग एफिशिएंसी एंड एलिजिबिलिटी लेवल, ये सब कवर होते हैं। तो एक फैक्टर अगर आप स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की बात करें हम, तो वो आपकी मेंटल एलिजिबिलिटी को, आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी को, सबको इन्वॉल्व कर लेगा। सारे टेक केयर हो जाएंगे अपने आप ही, सारे के सारे। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको मेंटल की सोचने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल की सोचने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज, एवरीथिंग। तभी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, को समझना बहुत मुश्किल काम है। अभी तक पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी होती है। हम हर कोई सोचता था अगर आप इंसान पैदा हो गए तो आपको स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी मिल गई। वो कहते हैं ना मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो एक्चुअली मानव जन्म मिलता है, उसी में आप अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं मानव जन्म को, विष्णु अवतार लेते हैं मानव जन्म के रूप में। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी तभी बढ़ाई जा सकती है एक ही सिचुएशन, एक ही केस में, कि आप ह्यूमन हो, इंसान हो। देख लो, समझ लो, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। प्राइम पैरामीटर स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी है। अगर आप स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पर वो करते हो, ध्यान लगाते हो, समझते हो और उसकी वो विधि अपनाते हो, वो प्रोसीजर्स एडॉप्ट करते हो, वो पूजा करते हो कि आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूव हो, तो समझो कि आपके बाकी सारे फैक्टर ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि भगवान की अगर भक्ति करो तो आपके आप जो चाहते हो मिल सकता है आपको, पर स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी के लिए भगवान की भक्ति काम नहीं आती। मैं क्या करूं? ऐसे ही है, उसके लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति करोगे तो आप स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की तरफ चल सकते हो। डेडिकेशन चाहिए। भगवान की भक्ति सबसे मुश्किल काम है। अभी तक तो पता ही नहीं था, क्योंकि फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड जैसा कि पहले बताया गया है, क्या होता है, आपके मन में एक विचार आया, उसके ऊपर आपने डिसीजन लिया, फिर उसको बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया और फिर उसके प्रोसीजर बनाए इकट्ठा करने के, इकट्ठा किया
उसको जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर बनाया, फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया, मतलब प्रोडक्ट बनाया, और फिर टेस्टिंग और उसको यूज करने के प्रोसीजर बनाए, तो तब वो मार्केट में देने लायक प्रोडक्ट हुआ। तो विचार आने से लेकर के और प्रोडक्ट बनाने तक, प्रोडक्ट मार्केट में देने तक, ये सारा का सारा फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड है, और ये सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंडेंट है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी से इसका ये आपको सही दिशा में ले जाता है। अगर आपकी खाली मेंटल एलिजिबिलिटी है तो आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, पर वो रोज आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आईटी बता रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक ऐसा फील्ड है, कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जो बता रहा है रोज उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यूज नहीं हो रही है, खाली मेंटल एलिजिबिलिटी यूज हो रही है। सिर्फ मोबाइल, जितने भी मोबाइल हैं बन रहे हैं, रोज उनमें नया वर्जन आता है, डेली उनको अपग्रेड करना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण है लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं अपग्रेडेशन करने में, करवाने में। क्यों? क्योंकि मेंटल एलिजिबिलिटी तो आ गई, ऐशोनिधि तो आ गई, फिजिकल एबिलिटी तो आ गई, लेकिन स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी मिसिंग है, जीरो है ही नहीं। जिस दिन स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पर बेस्ड आपके प्रोडक्ट होने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट में एरर नहीं आएगी, उसको आपको अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको बदलना नहीं पड़ेगा, परफेक्ट काम करेगा मरते दम तक, उसका लाइफ स्पैन अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को जगाओ, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ, इंप्रूव योर स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। भगवान की भक्ति तो करनी पड़ेगी भैया, उसके लिए कोई चॉइस तो है नहीं। भगवान की भक्ति करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आकाश तत्व से कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी डायरेक्टली आकाश तत्व से कनेक्टेड है। वो एक्चुअली अब समझ में आया, फीमेल्स को के पास 9 टाइम्स हायर, फीमेल्स का इंटरेस्ट बहुत होता है स्पिरिचुअलिटी में, मतलब फीमेल्स का मन बहुत लगता है भजन गाने में। भजन गाने से क्या होगा भाई? अगर आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी अवेकंड नहीं है तो आप भजन गाते रहो जितने मर्जी, कुछ नहीं होने वाला उससे। जितने मर्जी कीर्तन कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे, कोई फायदा नहीं होने वाला। फीमेल्स को सिर्फ नुकसान हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। पर ये बात समझ नहीं पा रही। वो कहते हैं, मैंने बात हुई, चर्चा रहती है, मेरे बहुत प्रोग्राम हुए एज्ड फीमेल्स के साथ, खासकर 40-50 साल की उम्र की फीमेल्स के साथ तो मेरे कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम किए मैंने। उनको बताया, मुझे बुलाते थे लेक्चर लेने के लिए, बताने के लिए, जी बताओ कुछ। तो बहुत जगह पर मैंने प्रोग्राम किए हैं, मतलब कम से कम खाली फीमेल्स की बात करो तो 1000 प्रोग्राम किए होंगे। टोटल 5000 कैंप किए मैंने, ज्यादातर कंबाइंड होते थे, पर फीमेल्स अलोन के भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं मैंने। ज्यादा औरतें नहीं होती थी, पर 100-50 तो होती थी, वो सब सुनती थी। वो कहती थी कि आप पहले नहीं आए। मैंने कहा जी अब देखो, पहले और बाद का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, 60 साल तो मुझे हो गए दुनिया में आए हुए, अब आपको नहीं पता लगा है तो मैं क्या करूं इसका। कह जी आपको बताना चाहिए था। मैंने अब हर औरत को जाके मैं कैसे बताऊं? कृष्ण आज तक नहीं बता पाए, इतने सालों से, इतनी उनकी वो गोपिकाएं थी, वो कहां बता पाई आपको कि कृष्ण क्या है। पर फिर भी आप जुड़े रहे कृष्ण से, यही बहुत है कि आपने कृष्ण को समझा, समझने की कोशिश तो करी। चलो समझा या नहीं समझा वो बात की बात है, कोशिश तो करी समझने की। आप उनके भजन तो गाते हैं, शाम, खाटू श्याम में आप भजन तो शाम के गा रहे हो, कृष्ण के गा रहे हो। आपको पता नहीं लगता कि आप खाटू के भजन की संध्या में, शाम की संध्या में जा रहे हो और भजन कृष्ण के गा रहे हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण गुरु थे खाटू के भाई, तो कृष्ण के भजन तो आपको गाने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और कृष्ण के इष्ट के भजन गाओगे तो क्या होगा? सोचो क्या मिलेगा। खाली कृष्ण तक भी नहीं पहुंच पाए तो कृष्ण के इष्ट भगवान
कृष्ण के इष्ट भगवान है, महाविष्णु है। महाविष्णु भगवान है, विष्णु भगवान, पर महाविष्णु भगवान, महाकाल भगवान। हम महाकाल जाते हैं दर्शन करने के लिए, पर हमें पता है कि वो भगवान है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी के बिना आप कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं। कर बहुत कुछ लोगे। फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी अच्छी है तो आप खूब भाग दौड़ कर लोगे, स्पोर्ट्स अच्छी कर लोगे। मेंटल अगर आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है तो आप बहुत सारे काम कर पाओगे, बहुत तरह के काम कर पाओगे, बहुत पैसा कमा पाओगे, परंतु ऐशोनिधि बहुत कमा पाओगे। परंतु स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपको रोज कमाना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम यह है कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपको पैसा रोज कमाना पड़ेगा, और जितना मर्जी कमा लो कोई आपको फायदा देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे जैसे आपके पास पैसा एक ज्यादा होता है तो आप उसको खर्च करने की कोशिश करते हो, बीमारी आ जाती है। पैसा बीमारी ले आता है। जहां ज्यादा पैसा होता है आप उसको संभालने में लग जाते हो तो आपकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी तो पैसा संभालने में सारी खत्म हो जाती है। अगर मान लो आपने कमा रखी है और आप पैसा संभालने में लग गए तो आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी खत्म। और कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो बहुत है पर खाने के लिए मैं घी भी नहीं खा सकता, गाय का देसी घी नहीं खा सकता जो कि दवाई का काम करता है। बताओ अब मैं क्या करूं? अगर सूखी रोटी खानी है तो भैया देख लो, अब आप समझ लो आप कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी के बिना आपके पास जो कुछ भी है सब बेकार है। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी अगर आपकी जागृत नहीं है तो आप कैसा ही पैसा कमा लो कोई काम नहीं आने वाला, कैसा ही नाम कमा लो कोई काम नहीं आने वाला। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को अवेकन करना, जागृत रखना, रखना, ये जागृत होती नहीं है, जागृत करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है। दीक्षा एक्चुअली जो पहले ना एक दीक्षा का कार्यक्रम चला करता था, तो दीक्षा का मतलब है स्पिरिचुअलिटी जागृत करवाना। और सर्वोत्तम दीक्षा दक्षिण्या दीक्षा कही गई है। दक्षिण्या कौन है? दक्षिण्या है ब्रह्मांडधीश दरबार के तत्व गुरु। दक्षिण्या कौन है? तत्व गुरु ब्रह्मांडधीश दरबार के तत्व गुरु हैं दक्षिण्या। आपने वो नाम सुना होगा, पार्वती के पिता शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति कहा जाता था उनको, यानी पहले राजा पृथ्वी के। और उनमें शंकर, गणेश, कार्तिकेय और वीरभद्र और दत्तात्रेय और पता नहीं और कौन कौन, मुझे नहीं पता, वो सबके अंश मर्ज हुए हैं। आप अगर दत्तात्रेय को समझे तो दत्तात्रेय में 3 अंश मर्ज हुए थे। किसका किसका? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। लेकिन दक्ष में इतने सारे अंश मर्ज हुए हैं तब जाकर के वो तत्व गुरु बने हैं। और ब्रह्मांडधीश के दरबार में तत्व गुरु के रूप में बैठे हैं। ये समझ लो आप। शुक्राचार्य भी मर्ज हुए हैं उसमें, उन्हीं में शुक्राचार्य भी मर्ज हो गए हैं। बृहस्पति का नहीं मुझे पता, नहीं बृहस्पति नहीं, बृहस्पति तो अभी गुरु हैं। ब्रह्मांडधीश के दरबार में कुच्छल बृहस्पति अब अपग्रेड हो गए, कुच्छल बृहस्पति बन चुके हैं, यानी छल को कुचलने वाले
गुरु। पहले वो जो गुरु थे वो गाइड करते थे, चाहे वो क्या करेगा उसकी परवाह नहीं करते थे, वो कि कौन क्या करेगा, उनका काम था देना, बताना, सिखाना। लेकिन अब वो कुच्छल गुरु बन चुके हैं, कुच्छल बृहस्पति, यानी छल को कुचलना सिखाते हैं, और जिनके अंदर छल हो उनका छल कुचलते हैं, फिर उनको अपने शिष्य बनाते हैं। पहले वो किसी को भी शिष्य बना लेते थे, और उनको शिक्षा जो गुरु बृहस्पति, कुच्छल बृहस्पति बने हैं शुक्राचार्य से शिक्षा ग्रहण करके, इमेजिन। और उसके बाद ही शुक्राचार्य मर्ज हुए दक्षिणा तत्व गुरु में। और शुक्राचार्य ज्योतिष जिसके एक्सपर्ट थे भृगु। तो ये सब बातें बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, तो हमें इन सारे कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। इन सारे, और क्योंकि अब ब्रह्मांडधीश का दरबार लग चुका है पब्लिक में, कहां लगा, 13 तारीख को लगा 12:15 बजे दोपहर में। कहां लगा, अंबाला में। अंबाला में कृष्ण ईष्ट के मंदिर में, जहां कृष्ण के ईष्ट बैठे हैं, वहां पर परशुराम दरबार के साथ इनका दरबार लगा है। यानी परशुराम अब इनकी उसमें आ गए हैं, देखरेख में, इनके कहने पर काम करेंगे। परशुराम और दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा एक्टिव हो गए हैं। हाँ, वो, ओहो, अब समझ आई। अभी मेरे को कोई मैसेज आया था किसी का कि ऋषि दुर्वासा की प्रेजेंस फील हो रही है, तो अब समझ में आया कि ऋषि परशुराम एक्टिव हुए तो ऋषि दुर्वासा एक्टिव हो गए। महर्षि दुर्वासा, 40 शिष्य हैं उनके, और वो उनको कृष्णांश मिल गए हैं। अब वो कृष्णांश को अपने अंदर जागृत करने का अभ्यास शुरू कर दिया है शिष्यों ने, आई थिंक कर रहे हैं, अभ्यास शुरू कर दिया था, तभी उनको ये एकदम से अब आए हैं, वो एक्टिव हुए हैं। ओह, ठीक है। तो ऋषि दुर्वासा जो कि क्रोध का प्रतीक बताए गए हैं, यानी छल को कुचलने वाले, कुच्छल दुर्वासा, अब जो है मुझे लगता है कि अब एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांडधीश का दरबार लग चुका है और परशुराम उनके काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तैयार क्या हो चुके हैं, मेरे ख्याल से तो उन्होंने शुरू भी कर दिया होगा शायद काम, मुझे नहीं पता। अब इन चीजों का पता तो लगता नहीं है, इतने सारी चीजें आ गई हैं एक साथ। चलिए देखेंगे, अब इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमें देखना तो पड़ेगा ही और समझना तो पड़ेगा ही। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी फैक्टर आज आया है, कल आया है। इनफैक्ट कल क्या तारीख थी, कल 13 थी, आज 14 है? हाँ जी। तो दरबार कल आया, इसका मतलब कल ही तो आया, कल मंगलवार था। हाँ, कल मंगलवार था। ओह, कुच्छल अनु भी एक्टिव हो गया। अरे अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, लगता है पृथ्वी पर बहुत कुछ होने वाला है, पृथ्वी पर बहुत कुछ होने वाला है। आपने शायद वो देखी कि नहीं देखी, उनकी जो लड्डू गोपाल हुआ करते थे वो अब ब्रह्मांडधीश हो गए हैं और पृथ्वी को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, चलिए, तो आज की ये जानकारी देने का काम हो गया। 14 तारीख है, नई शुरुआत। 13 को 13वीं हुई और उसके बाद 13वीं होने के बाद नई शुरुआत होती है, और 14 जो नंबर माना जाता है वो नई शुरुआत का नंबर माना जाता है। 14 कैसे, न्यूमाकैल करके एक टेक्नोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के फादर न्यूमाकैल जिन्होंने न्यूमरोलॉजी दी। तो न्यूमाकैल टेक्नोलॉजी जो है वो 14 को बताती है नई शुरुआत का दिन। एक्चुअली 13 तारीख की शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती है 14 तारीख, मतलब डेट जो है चंद्रमा की उदय से बदलती है 6 बजे शाम को।
तो नई शुरुआत हो गई है। नॉर्मली 3 से 4 का 13वीं का टाइम रखा जाता है रसम पगड़ी का। तो उसका मतलब क्या होता है, 13वीं मतलब सुबह पूरी हो गई और शाम को रसम पगड़ी मतलब नई शुरुआत हो गई। 4 बजे से टाइम होता है नई शुरुआत का। तो 4 बजे शाम का परफेक्ट टाइम है। उस समय में ब्लू ब्रीजो एनर्जी अवेलेबल भी होती है। तो वो परफेक्ट टाइम है नई शुरुआत करने का। तो वो हो गई है और आज उसको पब्लिक में अनाउंस कर दिया गया है मेरे द्वारा। 14 क्यों? 14 यानी 1 और 4 का योग। 1 और 4, 1 क्या है? सूर्य। 4 क्या है? राहु। राहु का काम है ग्रहण लगाना सूर्य को। यानी जब राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है तो उस समय में बुद्धि सबसे ज्यादा काम करती है, तीव्र गति से काम करती है। यानी उस समय में स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को बढ़ाने का काम अगर आप करें तो रिजल्ट कई गुना ज्यादा मिलेंगे। राहु का काम है सूर्य की स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को मेंटेन रखना। वो ग्रहण कब लगाता है राहु को, सूर्य को? जब सूर्य का घमंड बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। अन्यानी सभ्यता की जो टैगलाइन है, टैगलाइन जिसको कहते हैं, अहंकार नहीं अहम ब्रह्म। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, सूर्य के अहंकार को मेंटेन रखने के लिए, अहंकार को कम करने के लिए राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को। और ग्रहण जब लगा होता है तो उस समय में स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की दीक्षा लेने का तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में दी जाती है दक्षिण्या दीक्षा। तो आप कोई भी जो चाहे ले सकते हैं वहां से। खैर, तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी और थोड़ा मैंने बताया, इसके ऊपर आगे भी चर्चा रहेगी और बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, अहम शिवम शवम। ये प्राणाचार्य मूल वाक्य है जो मैंने आपको सुनाया। इसी से मैं आज के प्रोग्राम को समाप्त करता हूं और नए प्रोग्राम की आशा में आपसे फिर मिलेंगे लिव 16 लुक 16 कार्यक्रम में। तब तक के लिए प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।